ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सभी स्वस्थ होंगे आशा करता हूं। चलिए, तो बहुत बढ़िया। हमने कल देख लिया था इलेक्ट्रिक जनरेटर, वैसे हम देख रहे थे, और हमने कल देख लिया था एसी जनरेटर। आज हम देखेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के बाद और आगे ईएमआई पे बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो डीसी जनरेटर की बात करते हैं। देखो, एसी जनरेटर में क्या था, एसी और डीसी हमने कल पढ़ लिया। एसी करंट और डीसी करंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। घर में हम कैसा यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, सिंगल किसी एक को यूज करते हैं, कौन से अप्लायंसेस में कौन सा यूज करते हैं, ये सब देखा है हमने। अगर कल का लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज कल का लेक्चर पहले देख लीजिए, फिर समझ में आएगा आपको एसी और डीसी जनरेटर। पहले करंट को तो समझो कि होता क्या है एसी करंट और डीसी करंट, उसके बाद समझ में आएगा कि कैसे जनरेट होते हैं। तो चलिए, हमने एक बेसिक सी चीज तो देखी ली थी कि भैया जो एसी होता है उस और अल्टरनेटिवली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेता है, ठीक है। एसी करंट अल्टरनेटिवली डायरेक्शन चेंज करता है, और डीसी करंट जो रहता है वो एक ही डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में मोशन करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब क्या कि कंडक्टर में जो है एसी करंट और डीसी करंट, मतलब जो एसी करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, पर डीसी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो एक बार फील दिलाने के लिए बता दूं तुमको मैं कि ये कंडक्टर आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, तो ये आपका डीसी करंट हुआ। डीसी हुआ कौन सा? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अब क्या होता है कि एसी में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले चलेंगे आगे, फिर थोड़ा पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। तो जैसे देखो, इधर चल रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन किधर आएगी? इधर आएगी। और इधर चल रहे हैं मतलब पीछे होंगे तो करंट डायरेक्शन किधर आएगी? इधर आएगी। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज रहती है अल्टरनेटिवली पर एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, ठीक है। चलिए, तो ये हुई बेसिक सी चीज। आज हम बात कर लेते हैं अब डीसी जनरेटर पे। तो हो क्या रहा है, देखो हम यहाँ पे राइट हैंड का यूज करते हैं। राइट हैंड का यूज करना भी कल मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है, कल के लेक्चर में है वो। अब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की ओर। ये हमारा राइट हैंड, हम राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा राइट हैंड। हमने इसको शाफ्ट है, ये हमारी, ये हम कल देख चुके हैं, ये शाफ्ट रहती है। यहाँ पे देखो, ये तो आर्मेचर हुआ ABCD, उसके बाद ये शाफ्ट रहती है। शाफ्ट से देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमको क्या पता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर पर फोर्स लगाया जाए, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर पर अगर फोर्स लगाया जाए तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। ये हमारा EMI का लॉ था। EMI से हमको ये चीज समझ में आ गई थी। तो हमने वही प्रिंसिपल जो है कहां पे अप्लाई किया? डीसी जनरेटर केस में। तो क्या किया हमने, ये एक सिंगल वायर की जगह हमने क्या लिया, ये कि आर्मेचर लिया। हमको ज्यादा करंट की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में थोड़ा समझ में तो आए, ठीक। तो ये हुआ, ये आपका आर्मेचर हुआ। ये आपका हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहां से? नॉर्थ से साउथ। ये कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। चलिए, तो ये क्या हुआ है आपकी स्प्लिट रिंग। कौन सी रिंग? स्प्लिट मतलब स्प्लिट हो गई है, ठीक है, टूट गई है। तो स्प्लिट रिंग से साथ जुड़ा हुआ है ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस है। ये कौन सी ब्रशेस है? कार्बन ब्रशेस। स्प्लिट रिंग या स्प्लिट रिंग को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। उसके बाद ये हुआ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, किसका? करंट का डिफ्लेक्शन शो करता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। चलिए, तो ये बहुत बेसिक सी चीजें, ये आप देख भी चुके हो। ये हम मोटर में ये वाला फंक्शन यूज करते थे, कौन सा? कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग बोलते थे इनको, और इनका यूज करते थे। यहाँ पे ब्रशेस का भी यूज करते थे। आपको मैंने बताया था ब्रशेस कहाँ रहती है और कम्यूटेटर कहाँ रहता है। ब्रशेस अपनी फिक्स रहती है, किस पर? अपने मोटर के बेस पे फिक्स रहती थी। यहाँ पे जनरेटर के बेस पे फिक्स्ड रहेगी। कौन? ब्रशेस। और ब्रशेस से कौन जुड़ा रहेगा? सिर्फ ये अटैच नहीं रहते हैं, ठीक है। ब्रशेस और जो कम्यूटेटर है स्प्लिट रिंग, ये दोनों अटैच नहीं रहते, ये फ्री टू मूव रहती है। कौन? स्प्लिट रिंग मूव होती है, बस ब्रश जो है फिक्स्ड रहती है, किस पे? जनरेटर पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा इसका काम क्या था? स्प्लिट रिंग का काम क्या था? डायरेक्शन को चेंज करेगा। याद रखना, स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, जो कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कौन? स्प्लिट रिंग जो है करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। चलिए, और ब्रशेस क्या कर रहे हैं? ब्रशेस कुछ नहीं कर रहे हैं। ये वायर अगर सीधा हमने स्प्लिट रिंग से जोड़ दिया, हमको स्प्लिट रिंग की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है, वो समझाऊंगा कैसे जरूरत है। अगर हमने ये वायर को यहाँ पे ब्रशेस स्प्लिट रिंग से जोड़ दिया तो क्या करेगा, वायर स्प्लिट रिंग के साथ घूमेगा और ट्विस्ट होके वो फंक्शन काम करेगा नहीं, अपना होगा ही नहीं, फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट उसको जोड़ नहीं सकते, तो हमने ब्रशेस जोड़ दी बीच में। और ब्रशेस ऐसी चीज है जो कि फिक्स्ड है, बाकी उससे फ्री है। किससे? स्प्लिट रिंग से वो फ्री है, तो वो घूम भी जाती है, सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है हमारा,
और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। चलिए, तो ये होगा इनके काम। गैल्वेनोमीटर का काम आपको पता ही है, यहाँ से अपना सर्किट कंप्लीट है, यहाँ से अपना सर्किट कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। चलिए, तो अब करते हैं करंट को इंड्यूस। तो कैसे किया जाए, हमने यूज करना है राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है, पहली बात तो परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक हो गया। चलो, तो अब देखते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड लगा के, ठीक है, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलिए, तो ये हुई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हुआ हमारा फोर्स। फोर्स किधर लग रहा है, इस पे, ये वाली साइड पे बात करेंगे, किस पे, ए बी पे। फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, तो डाउनवर्ड फोर्स लगा दो, ये इधर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये फोर्स लग गया नीचे, और नीचे की ओर आ रहा है कौन, करंट। मतलब इसमें किधर आएगा, यहाँ पे ऐसा लगाएंगे तो किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब B2A। कहाँ आ रहा है, B2A आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब इसमें के साथ इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर हो क्या रहा है, हम शाफ्ट को घुमा रहे हैं। किसको घुमा रहे हैं, शाफ्ट को घुमा रहे हैं। हमने कल देख लिया था, शाफ्ट AC है जैसे आपकी, तो शाफ्ट को हम कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। शाफ्ट को हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो शाफ्ट से कौन जुड़ा हुआ है, ये आर्मेचर फिक्स्ड है किस पर, शाफ्ट पे। तो अगर शाफ्ट घूमेगी तो आर्मेचर भी घूमेगा, तो ये हमारा आर्मेचर भी घूम रहा है। कौन, आर्मेचर कौन सा, ABCD। ठीक है, तो अब जब अगर शाफ्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो आप सीधा सोचो कि अगर ऐसा घुमाया तो इस पे लगेगा, ये वाली साइड पे लगेगा नीचे फोर्स, और ये वाली साइड पे लगेगा ऊपर फोर्स। बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो ये हुआ। अब चलिए लगाते हैं किस पे, CD पे। CD पे कैसे लगाएंगे, ये हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, ये फोर्स हो गया ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे की ओर, तो करंट किधर जाएगा, ऊपर की ओर बहेगा। किसमें, D से C जाएगा कौन, करंट। समझ में आ रही बात, ये D से C गया हमारा करंट। बात समझ में आ रही होगी। तो देखो हो क्या रहा है, अब हमको देखना है इस वायर में, कौन से वायर में, इस वायर में जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा कि कहां से कहां। पहले हाफ टर्न में, कैसे हाफ टर्न में, कल मैंने समझाया था, देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ये हो गई शाफ्ट, सबसे आगे से मुंह, जहां पे हम बस यहाँ पे घुमा रहे हैं इसको ऐसा करके। ठीक है, यहाँ पे ऐसा एक हैंडल लगा हुआ है जहां से घुमा रहे हैं इसको। तो अब हम शाफ्ट को देख के सारा समझते हैं क्या हो रहा है, कि ये हुई शाफ्ट आपकी। ठीक है, ये शाफ्ट को, अब इसको ये घूम रहा है, अब ये घूम रहा है, मतलब ये पूरा अगर घूमेगा तो कितना कितना एंगल होगा, 360। कितना एंगल होगा, 360। अब अगर बात करते हैं तो 360 जब होगा, जब हम इसको घुमाएंगे, तो यहां आर्मेचर पे क्या फर्क दिखेगा हमको वो देखते हैं। CD उठकर AB पे जाएगा, फिर AB से यहां से उठ के CD वापस इसकी पोजीशन पे आएगा, मतलब ये पूरा घूम के यहां आ गया। मतलब क्या हुआ, तब कितना डिग्री का एंगल होगा, 360। मतलब तब बोल सकते हैं हम कि CD का जो है वो रिवॉल्यूशन उसने 360 डिग्री कंप्लीट किया है। ये बात से आप सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, वैसा ही सेम एज इट इज किसके साथ होगा, AB के साथ। AB उठ के गया CD की जगह पे, CD से उठ के वापस AB की जगह पे, खुद की जगह पे आया। मतलब क्या, ये गया, ये आया, मतलब टोटल कितना एंगल, 360 डिग्री। 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा हमारा AB भी। किसके साथ साथ, मतलब दोनों साथ साथ। मतलब क्या कि पूरे आर्मेचर का 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन कब होगा, इस बात को आपको समझना है। बस मैं ये समझाना चाहता हूं। देखो, वो हो गया। अब अगर हम CD को उठाकर AB पर ले जाते हैं और AB को उठाकर CD पे लाते हैं, तो ऑब्वियसली आधा हुआ। आधा मतलब कितना, 180 डिग्री। कितना हुआ, 180 डिग्री का रिवॉल्यूशन हुआ। इस बात से सेटिस्फाई हो गए होंगे आप लोग। चलिए, तो बहुत सी बेसिक सी चीज थी, वही समझाना चाह रहा था मैं। बस ये शाफ्ट का आगे का मुंह दिखाना चाह रहा था कि यार कैसा हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसका फील नहीं आता है। तो चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब इसको भूल जाइए, तो फालतू चीज थी। बस मैं समझाना चाह रहा था कि 180 डिग्री कब होगा और 360 डिग्री कब होगा। तो ये हुआ। अब देखो, शुरुआत में क्या हुआ, जैसे हमने फोर्स लगाया, मतलब CD घूम के AB पे गया, AB घूमकर CD पे आया, तो इस बीच में किधर आया, करंट इंड्यूस तो हुआ, क्योंकि जो लाइन से उनको इंटरसेक्ट तो किया इन्होंने, मोशन किया, तो मतलब करंट तो इंड्यूस हुआ है। अब करंट इंड्यूस हुआ है तो करंट की डायरेक्शन किधर है। करंट अगर इंड्यूस हुआ है तो करंट की डायरेक्शन किधर है, हमने पता लगा ली कि अगर इस पे हमने नीचे फोर्स लगाया तो करंट की डायरेक्शन हमको नीचे मिली, इस पर हमने ऊपर फोर्स लगाया तो करंट की डायरेक्शन हमको ऊपर की साइड मिली। इस बात से आप सेटिस्फाई हो गए। तो अब देखो क्या हुआ
कि हम बोल देंगे कि जब AB गया CD पे और CD आया AB पे, मतलब कि 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट हुआ है, 180 डिग्री रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इतने में जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे होते हुए, इसमें बात करेंगे हम गैल्वेनोमीटर, क्योंकि उसको मेजर करेगा, ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो किस डायरेक्शन में करेगा वो गैल्वेनोमीटर करेगा। तो जिधर से भी B1 से, अगर जैसे इधर से आ रहा करंट, ऐसा है B1 से होके B2 पे जा रहा है, किधर जा रहा है B1 से होके B2 पे, मतलब क्या B1 टू B2 हमारा फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में करंट की डायरेक्शन हमको मिलती है। बात समझ में आ रही है? ये आधे रिवॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, जैसे हमने फोर्स लगाया। अब क्या हुआ ये इस पे ध्यान दे लेते हैं। जब ये CD उठकर AB पे गया, AB उठकर CD पे गया, 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया। अब जब CD AB की जगह आया, CD AB की जगह आया, तो CD में तो ऊपर करंट फ्लो हो रहा था, डायरेक्शन किधर थी? ऊपर थी। अब यहां पे आएगा तो डायरेक्शन तो चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि यहां पे तो लॉ ही गड़बड़ हो जाएगा। तो समझ रहे हो, डायरेक्शन तो चेंज करना पड़ेगी, ऐसा समझ रहे हो। तो ये आया यहां पे, AB गया वहां पे, CD में आया यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन पर। हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे किधर जाएगी डायरेक्शन? नीचे, क्योंकि हमारा फोर्स जो है कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ही लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कम्यूटेटर का यूज किया, स्प्लिट रिंग्स का यूज किया, ये कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स का यूज किया, ताकि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सके और हम एक डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर सके, डीसी करंट हमको मिले। तो कैसे हुआ ये देखो, ये हुई ऊपर की ओर डायरेक्शन, CD उठ के आया AB पे, CD उठ के आया AB पे, ऊपर की डायरेक्शन है, ठीक है, पर हमको यहां पे चाहिए नीचे की ओर डायरेक्शन। पर ये जो है B2 जैसे यहां उठ के B2 भी घूमेगा, पूरा घूमेगा, B2 इससे जुड़ा हुआ है, तो ये B2 नहीं बोल रहा हूं बेटा, B2 ये कार्बन ब्रश अलग है, ठीक है। ये स्प्लिट रिंग की बात कर लेते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये S1 हो गई और ये S2 हो गई, ठीक है। तो ये S2 जो है CD के साथ, पूरे आर्मेचर के साथ घूम के कहां पे आएगी? AB की जगह पे आ जाएगी S2, और S2 किससे कनेक्ट होगी? B1 से कनेक्ट होगी। बात से सेटिस्फाई हो? S2 जो है B1 से कनेक्ट होगी, और B1 से कनेक्ट होते ही जो भी इसमें CD, जो भी इससे जुड़ी हुई, जैसे S2 से कौन जुड़ी हुई है? CD, तो CD में जो भी डायरेक्शन होगी करंट की उसको चेंज कर देगी। तो ये CD से उठ के जैसे इधर आई, और CD से उठ के ये आई, मतलब S2 भी उठ के आई, मतलब स्प्लिट रिंग 2 भी उठ के आई इधर, और B1 से जैसे कनेक्ट हुई तो जो भी डायरेक्शन होगी उसको चेंज कर देगी। डायरेक्शन किधर थी? जब ये पूरा आया इधर तो ये ऊपर की ओर थी, तो डायरेक्शन चेंज करके नीचे की ओर आ जाएगी। मतलब क्या कि यहां पे भी जैसे ये यहां पे आया तो इसमें भी डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की ओर होगी। मतलब अभी भी नीचे की ओर थी, अब तो बाद में भी नीचे की ओर हो जाएगी। मतलब नीचे की ओर मतलब B1 से B2 जा रही थी, अभी भी सेकंड टाइम में भी B1 से B2 ही जाएगी। किसके कारण हो रहा है ये? स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर के कारण हो रहा है। तो दूसरे राउंड में भी कहां से कहां जा रही है? B1 से B2। AC के केस में क्या था? B1 से B2 पहले 180 डिग्री में कहां जा रही थी? B1 से B2। दूसरे 180 में कहां जा रही थी? B2 से B1। इसलिए हम वहां पे बोल रहे थे कि वो AC करंट है। वो क्या है? AC करंट है। तो चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और नहीं भी आई हो तो कमेंट करिए, तो मैं फिर से बता दूंगा। तो ये हुआ हमारा DC, समझ में आ गई? एक ही डायरेक्शन, मतलब बताओ मेरे को, पहला आधा घुमाया 180 डिग्री घुमाया, हमको मिला B1 से B2। सेकेंड आधा घुमा दिया, मतलब क्या हुआ? AB को उठा के हम लाए CD पे, याद हुआ? B1 से B2 मिला हमको कनेक्ट। AB को यहां से उठा के वापस ले गए AB की जगह पे, मेन जगह पे, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल जगह थी उसकी। तो कितना घूम गया हमारा शाफ्ट? पूरा 360। तो अब इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा वापस वहीं से वही बात होगी, ठीक है। इसलिए मैं बस इतना बता के अपना कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद हम वापस वही घुमाएंगे, वापस यहाँ पे नीचे फोर्स लगेगा, वापस करंट डायरेक्शन वैसी प्रोड्यूस होगी, सब सेम रहेगा। तो ये हुआ हमारा डीसी जनरेटर, इतना ही था, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे, एक और ईएमआई का कंसेप्ट बचा है, उसको देख लेते हैं और ईएमआई हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ईएमआई के प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। चलिए तो आ जाइए, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं EMI बाय 2 कॉइल्स, मतलब कि 2 कॉइल्स के कारण EMI कैसे हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो, EMI होने का क्या था कि जैसे कोई भी कंडक्टर को मोशन करवा रहे थे, हम कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवा रहे थे। मतलब क्या कि अगर हम ऐसा करें कि भैया कंडक्टर को अगर फिक्स रख दें और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम ज्यादा करें,
समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कब कम ज्यादा होगी? मैं करंट कैरिंग कंडक्टर का कारण बता रहा हूं। मैं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो फिक्स है, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ, वैसे हम अगर इसको में देख लेते हैं क्योंकि हमको ये पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती ही है, ठीक है। ये हमने देख लिया था शुरू में ही, ऑस्टेड ने बता दिया था हमको। तो देखो अब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, तो अगर करंट जो फ्लो है वो कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो है मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर हम करंट को कम करें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी? हाँ, क्योंकि हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, वो डिपेंड कर रही थी किस पे? करंट फ्लो इन कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड कर रही थी। ये बात से आप सेटिस्फाई हो? तो क्या अगर हम करंट को कम ज्यादा करेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा होगी? तो जी हाँ होगी, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इंटेंसिटी का डिफ्लेक्शन होगा। इंटेंसिटी का डिफ्लेक्शन होगा तो अगर सोचो दिमाग में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और उसमें इंटेंसिटी का डिफ्लेक्शन कर दिया, या फिर हमने जो पोल्स हैं वायर के, मतलब क्या है कि करंट की डायरेक्शन पोल को चेंज कर देना। मतलब हमको ये पता है कि एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ पोल पे पहुंचती है। तो हम चाहें कि यार जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, मतलब वहां पे एक मैग्नेट बनता है, नॉर्थ पोल बनता है, साउथ पोल बनता है, तो क्या हम उन नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्लेस कर सकते हैं? नॉर्थ को साउथ पोल पे ले आए, साउथ को नॉर्थ पोल पे लाए, तो कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है, करंट की डायरेक्शन बदल दो, सब कुछ अपने हाथ में। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए तो यूज करते हैं हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम चाहे जब इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, चाहे जब हम डायरेक्शन मतलब जो मैग्नेट के पोल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो देखो दो चीजें हो रही है, तो एक तो हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या हमारे चेंज हो जाएंगे? पोल चेंज हो जाएंगे। सेकेंड, हम इंटेंसिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, अब इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं। पहली बात, ये है कॉइल ए, ये है कॉइल बी, ठीक है। चलो, तो ये कॉइल ए है, ये कॉइल बी है, इसमें बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये स्विच जो अपना क्लोज है, मतलब सर्किट अपना कंप्लीट है, हमारा करंट इसमें फ्लो हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक्चुअल में पहली बात तो ये बहुत क्लोज रहती है। कौन? कॉइल ए बी जो रहती है, दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज रहती है। ये मैंने एकदम जूम करके बताया है, ठीक है, जूम करके डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमको यहाँ पे लगा है गैल्वेनोमीटर लगा है, मतलब हमको इसमें हमको टेस्ट करना है कि इसके कारण इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इसको इसके लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और जनरली ये यहाँ रखा हुआ है इसके पास। अब हमने जब इसमें करंट फ्लो स्टार्ट किया तो जैसे हमने यहाँ पॉजिटिव रखा, यहाँ नेगेटिव रखा और वायर को जोड़ा, क्या करा? वायर को सब जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पहले ओपन थी, मतलब कोई करंट नहीं फ्लो रहा था, जैसे हमने क्लोज करी तो दन से करंट की डायरेक्शन हमको पता चली कि ये गया। मतलब क्या कि मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तो हर बार जाएगा, पर जैसे मान लो कि हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी, मतलब ए से होते हुए बी तक गया, ए से होते हुए बी तरफ गया, ठीक है। मतलब क्या कि नहीं, इसमें तो बह ही रहा है ना, हाँ ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो करा हमने, ए टू बी करंट करा, तो इस पे हमको एक डिफ्लेक्शन मिला। इस पे हमको किसी भी साइड, एक इधर या इधर किसी भी साइड ले लो, ये डिफ्लेक्शन मिला मान लो, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन मिला हमको। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने ये करंट जब इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो ये कॉन्स्टेंटली फ्लो होने लगा क्योंकि एक बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे हमको थोड़ी देर बाद देखने को मिला, एकदम इंस्टेंट पे ये हमको इधर डिफ्लेक्ट हुआ और वापिस ये कहाँ पे आ गया? 0 पे आ गया। तो क्या समझ में आया इससे? ये बात देखो, दो क्वाइल अगर एक साथ रखी है तो जो जिसमें गैल्वेनोमीटर रखा, जिसमें हमको इंड्यूस्ड करंट पता लगाना है, तो इंड्यूस्ड करंट कब तक होगा ये बात जानना जरूरी है। जैसे ही हमने की को क्लोज किया और जैसे ही हमारा करंट फ्लो हुआ, मतलब करंट 0 से एक मैक्सिमम लेवल पे गया और उसके बाद वो कांस्टेंट हुआ, ठीक है। एक बात को समझना इस चीज को, 0 से लेवल पे एक हाई लेवल पे गया और उस हाई लेवल पे वो कांस्टेंट हो गया।
तो देखो यहाँ पे कितनी सी देर के लिए हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इतनी सी देर के लिए, जितने में करंट की वैल्यू चेंज हो रही थी करंट की वैल्यू, उतनी देर ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। उसके बाद जहां कॉन्स्ट एक तो जीरो पे था जब इसमें कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा था, जब ये की जो थी ओपन थी तब भी हमारा जीरो पे बता रहा था डिफ्लेक्शन। जब ये एकदम माइक्रो थोड़ा सा टाइम के लिए जब ये जैसे पीक पे आया करंट एक सेकेंड्स के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए, तब तक वो डिफ्लेक्ट हुआ और फिर जहां कांस्टेंट हुआ वो वापस वहीं आ गया। तो देखो अब मेरे को एक बात बताओ, हमारा काम क्या है? हमारा यहाँ पे काम ये है कि हमको करंट को इंड्यूस करना है, किसमें? इसमें, मतलब गैल्वेनोमीटर में कंटिन्यू डिफ्लेक्शन शो होना चाहिए भैया, सीधी बात है। तो क्या एक बात बताओ, जो ये करंट जीरो से उठ के वहां गया तो ठीक है, अब समझ गए हम। अब हम क्या करें कि या तो जैसे ट्री को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। हम क्या कर देंगे? डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। डायरेक्शन को चेंज किया मतलब क्या कि दोनों के पोल चेंज कर दिया। मतलब क्या कि हमको तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है उनसे इंटरसेक्ट करवाना है, ठीक है? वो एकदम एक क्लोज रहते हैं तो उससे इंटरसेक्ट होगा, तो इसमें जो फ्री कंडक्टर में जो फ्री का इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन पर फोर्स लगेगा। तो क्या इंटरसेक्शन के लिए अगर सेम एक करंट फ्लो होते रहेगा तो क्या इंटरसेक्शन होगा? वो तो खाली नॉर्मल ऐसी लाइन जा रही है और बस वो खड़ा है। मतलब क्या हुआ, ये कौन सा केस हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर तो रखा पर वो रेस्ट में, ठीक है, वो वाला केस हो जाएगा। तो हमको क्या करवाना है? इसको हम मोशन नहीं करवा रहे, किसको? हम कॉइल को मोशन नहीं करवा रहे, कॉइल को तो हमने रख दिया है, दोनों फिक्स्ड है, कॉइल नहीं हिल रही है। हमने यहाँ पे क्या किया? करंट की डायरेक्शन को हम चेंज करते जा रहे हैं, तो अब पॉजिटिव नेगेटिव इधर था, अब हम ये पॉजिटिव को इधर रख देंगे और नेगेटिव को इधर रख देंगे। ये सब पूरा एक फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है? ये चेंज होने में आपको समझा रहा हूं बस। ये पॉजिटिव अब इधर रखा जाएगा, नेगेटिव इधर रखा जाएगा, तो ऐसा करंट फ्लो होगा। मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी चेंज करोगे तो हमको तो करंट की डायरेक्शन चेंज करना है। तो क्या हम यहां पे एसी करंट का यूज कर लें? हाँ जी, एसी करंट का यूज कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। हमको डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है? तो बैटरी को तो इधर से उधर करने से रहा है, तो हमारे पास तो दो करंट है, एसी भी है जो अल्टरनेटिंग करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, और एक डीसी करंट है जो कि डायरेक्ट करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। तो हम यहाँ पे एसी करंट का यूज कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन बराबर दिखाते चले जाएगा, टक 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 टक, इधर उधर, ठीक है? मतलब हमारा करंट इंड्यूस होने लगेगा। हमारा मेन मकसद यही था और ये हुई हमारी दो कॉइल का। अब इसका यूज करते हैं हम स्टेपिंग अप स्टेपिंग डाउन, जो ये ट्रांसफार्मर में हम सुनते हैं ना, वो इसका जो यूज करते हैं हम उसी में करते हैं, ठीक है? जहां हाई करंट की, हाई पावर की जरूरत होती है उस टाइम के लिए स्टेप अप, और कुछ टाइम के लिए इसका यूज करते हैं बस। चलिए, तो अब देख लेते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक वायरिंग। क्या होता है? देखो, घर में अपने जो आती है वो लाइट, वो पहली बात तो हमारे घर में जो आती है लाइट, एसी करंट जो आता है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आता है। ये हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं, ये अगर नहीं देखा तो इसके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आता है। उसके बाद 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे आता है। कितने वोल्ट के? 220 वोल्ट के, जिसको ये आप वोल्टेज बोलते हो। वोल्टेज कम ज़्यादा जो होता है ना, वो ये इसको भी बोलते हो आप लोग। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पे आ रहा है, 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है। और कौन सा करंट आ रहा है? एसी करंट आ रहा है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे डोमेस्टिक जो घर में यूज करते हैं वो क्या क्या आ रहा है, ठीक है? अब देखो 220 वोल्ट, ये तो 50 हर्ट्ज तो मैं समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे से वेव फॉर्म बना के समझाया था। अब 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हो तो देखो, तीन वायर होते हैं अपने यहाँ जो होते हैं। एक होता है लाइव, या फिर इसको हम फेज वायर बोलते हैं। फेज वायर जनरली हम फेज वायर ही बोलते हैं, लाइव तो कभी सुना ही नहीं होगा आपने। फेज वायर या फिर इसको लाइव भी बोलते हैं, ठीक है? LIVE होता है और PHASE, फेज वायर। उसके बाद आता है एक सेकेंड न्यूट्रल वायर, जिसके बाद आता है एक अर्थिंग वायर, ठीक है? अर्थिंग वायर जैसे न्यूट्रल और लाइव वायर जो है, ये दोनों मतलब हर अप्लायंसेस के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये उसके बिना करंट हो अप्लायंसेस से पास होगा ही नहीं, ये दो के बिना। बाकी अर्थिंग जो है वो हमारी मनचाहे, मतलब मनचाहे नहीं, लगाना भी चाहिए जो ज्यादा पावरफुल है, जिनमें मैंने आपको बताया था कि एसी और डीसी करंट होते हैं। तो जो कि डीसी और एसी दोनों ही हम घर में यूज करते हैं, और मैंने यही बताया था कि डीसी करंट जो है वो हानिकारक, ज्यादा हानिकारक है। तो जो डीसी करंट पे जो अप्लायंसेस काम करते हैं उनमें हम लगाते हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। अर्थिंग का आगे पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी अपन। इसके बाद
बाद, ठीक है। तो लाइव वायर और फेस वायर जो है, लाइव या फिर फेस वायर, और एक बात कर ले हम न्यूट्रल वायर की, तो इनके कलर देख लो थोड़ा सा। लाइव या फिर फेस वायर जो रहता है वो रेड कलर का रहता है, जो न्यूट्रल वायर रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है, वो जो अर्थिंग वायर रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है। ये बात इनकी इंडिकेशन है, ये ऐसे आप पहचान सकते हो। तो देखो, हर लाइव वायर का काम क्या है, करंट को लाना। फेस वायर, न्यूट्रल वायर का काम क्या है, करंट को ले जाना। लाइव या फेस एक ही है, लाइव या फेस का काम क्या है, करंट को लाना। न्यूट्रल वायर का जो रहता है वो यूज्ड करंट को लेके जाना, यूज्ड करंट को, ठीक है, जो घर में यूज हो गया है उसको लेके जाना है, ठीक है। और ये अर्थिंग का काम ये रहता है कि जहां पे भी लीकेज करंट होगा, जहां पे भी लीकेज करंट होगा उसको डायरेक्ट वो अर्थ में उतार देता है। कहां उतार देता है, अर्थ में उतार देता है। एक सिरा उसका उस अप्लायंसेस से जोड़ दो, एक सिरा अर्थ में डाल दो, तो ये अर्थिंग कर देगा, डायरेक्ट अर्थ में हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ये अर्थ में क्यों कर देता है, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0 वोल्ट। कितना है, 0 वोल्ट है। किसका, अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वैसे ही अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मतलब करंट उतर जाएगा। चलिए, मतलब वो जो लीकेज करंट है वो कितने भी वोल्ट पे हो, ठीक है, क्योंकि अर्थ का तो हमारा 0 ही है, तो जो भी होगा वो डिफरेंस आएगा और उतर जाएगा, ठीक। चलिए, तो लाइव और फेस, लाइव और न्यूट्रल वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है ये कैसे काम कर रहा है कि सर आपने बोला एक लाएगा एक ले जाएगा, तो ये कैसे ला रहा है, कैसे ले जा रहा है, तो उसके लिए भी करंट का फ्लो हो रहा है उसमें। तो करंट के फ्लो के लिए हमको पता है कि क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना ही चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है ये बताता हूं। जो इसका लाइव वायर या फिर फेज वायर का जो पोटेंशियल रहता है वो रहता है 220 वोल्ट का, और जो हमारा न्यूट्रल वायर रहता है इसका रहता है 0 वोल्ट का। मतलब क्या समझ में आया, अर्थिंग वायर का भी पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना रहता है, 0, और जो न्यूट्रल वायर है उसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 220 माइनस 0 करने पे आएगा 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया। किसके बीच में, लाइव या फिर फेज बोल सकते हैं, और लाइव या फिर फेज एंड न्यूट्रल वायर के बीच में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया 220 वोल्ट का, जिसके कारण हमारा करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। कहां से कहां तक, लाइव से आता है, घर में आता किससे है, लाइव से आता है, यूज्ड करंट वापस किससे जाता है, लाइव अपने फेज, अपने इससे न्यूट्रल वायर से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। तो जो ये बिजली के खंभों पे बाहर 4-4 तार टंगे रहते हैं वो रहते क्या है, तो देखो उसमें से जो 4 अगर रहेंगे तो उसमें से लगभग 3 तो अपने कौन से रहते हैं, लाइव वायर रहते हैं, जो कि करंट को ला रहे हैं, जो कि करंट को ला रहे हैं, और एक रहेगा जो न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल जो रहेगा वो। तो अब हम देखते हैं कि यार चिड़िया जो पर्टिकुलर एक पे बैठती है, चिड़िया एक तार पे बैठ जाती है, ठीक है, और हम बोलते हैं कि यार दूसरे को छू देगी, है आपको ही पता होगा, ठीक है, दूसरे को अगर छू देगी तो करंट फ्लो हो जाएगा। तो क्या होता है वहां पे, शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कैसे हो जाता है भैया, ये चिड़िया बैठी है, एक इस पे, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जा रहा है लाइव वायर, मान लो ये लाइव वायर है या फिर हम फेज वायर बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये तो करंट आ रहा है। अब इसको क्या चाहिए, इसको न्यूट्रल वायर चाहिए। न्यूट्रल वायर मिलेगा नहीं तब तक यहाँ से करंट ये बॉडी से पास नहीं होगा, जो चिड़िया है इससे पास नहीं होगा जब तक ये चिड़िया का एक मुंह कहां नहीं जाए, अपने न्यूट्रल वायर पे। न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया, मतलब क्या होगा कि ये करंट इधर जाने की बजाय क्या करेगा, करंट शॉर्टकट। क्योंकि करंट को मैंने आपको क्या बताया था कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा। मतलब कैसे कि रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, हमने लेंथ कम कर दी, भैया ये इतना जाता और ऐसा घूम के आता, इसकी बजाय हमने क्या करा कि वायर की लेंथ कम हो गई इतना और इतने पे जा रहा है। मतलब क्या, लेंथ कम हुई, रेजिस्टेंस कम हुआ और करंट बढ़ गया। बात समझ में आ गई। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट लेके ये चिड़िया को जला देगा पूरी तरीके से, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए वायर में वो एक को पकड़ता है तो दिक्कत नहीं आती, अगर 2 को पकड़ लिया और दूसरा जो पकड़ा उसमें अगर न्यूट्रल वायर फंस गया तो उससे करंट पास होगा, शॉर्टकट लेके करंट निकल जाएगा और तुमको खत्म कर देगा। तो ये हुई हमारी कहानी, ठीक है। अब जो 3 पिन है जो घर पे यूज कर रहे हैं, 3 पिन मैंने आपको बताया था कि अर्थिंग के लिए जब भी होता है तब हम 3 पिन का यूज करते हैं। मतलब क्या कि बड़ी बड़ी चीजें जो आयरन, बड़े अप्लायंसेस जो होते हैं, आयरन हुआ हमारा, ठीक है, टीवी हुआ, उसके बाद रेडियो हुआ, ठीक है, तो इनमें हम डीसी करंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डीसी करंट का यूज करते हैं। अब डीसी करंट ज्यादा हानिकारक है, तो इसमें क्या रहता है, अगर हल्का सा भी लीक हो गया ना डीसी करंट तो अपने खेल लगा देगा। तो वो लीक के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अप्लायंसेस रहेगा उस पर हम एक उसकी जो मेटल बॉडी रहेगी बाहर की ओर, उस मेटल बॉडी पे हम लगा देंगे कौन सा वायर, हमारा अर्थिंग वायर, ठीक है। तो अब अर्थिंग वायर लगा देंगे
देंगे और वो करंट जो लीकेज करंट होगा वो अर्थ हो जाएगा। तो ये तो सर हमने कभी देखा ही नहीं कि यार जो आयरन रहती है उस पर हमने कहीं बाहर हमने वायर देखा हो कि यार बाहर एक वायर लगा है जो कि अर्थ में जा रहा हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो भैया वो ऐसे होता है कि ये जो पिन आती है ना, तो ये ऊपर वाली जो बड़ी पिन, ये पिन आपने देखी होगी 3 पिन, उसमें एक बड़ा साइज का रहता है, नीचे 2 छोटे छोटे साइज के रहते हैं सेम साइज के, ठीक है। तो जो बड़ा साइज का रहता है वो अर्थिंग का काम करता है, जो छोटे छोटे 2 रहते हैं उसमें से एक फेस का काम करता है, एक न्यूट्रल का काम करता है। बात समझ में आई? जिसमें से एक अर्थिंग का काम करता है, एक फेस का और एक न्यूट्रल का काम करता है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो है ना, ये वो मेटल बॉडी से ही जुड़ा रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये करंट अर्थिंग का काम ही करता है, लीकेज करंट जितना भी होगा वो अर्थिंग कर देगा, उसका सिस्टम ऐसा बना हुआ रहता है। और ये फेज और ये न्यूट्रल, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और ये हुआ हमारा डोमेस्टिक वायरिंग। चलिए इसमें एक बात और देख लेते हैं कि जो सारे अप्लायंसेस रहते हैं वो किस में जुड़े रहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता भी होगी, मैं समझा चुका हूं, ये इलेक्ट्रिसिटी में समझा चुका हूं कि सारे अप्लायंसेस पैरेलल में रहेंगे, ठीक है। क्यों रहेंगे पैरेलल में, आपको हम देख चुके हैं। पहली बात तो हम उनको अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंड, उन सब के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहेगा, कितना? 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। ये हुई हमारी आज की कहानी, यहीं तक खत्म हुआ। अब हम आगे कल चलेंगे और हो सकता है कल हम खत्म भी कर दें पूरा चैप्टर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। बाय।